2 साल से चल रहा इसराइल और हमास का वॉर अब फाइनली एंड हो गया। इसराइल और हमास के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके फर्स्ट फेज में हमास जो है 20 लाइव इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज करेगा और इसके साथ साथ इसराइल जो है वो लगभग 2000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिहा करेगा। अब ये तो फर्स्ट फेज ऑफ सीज फायर है, लेकिन इस सीज फायर में और भी क्लॉजेज हैं, जैसे कि हमास को अपने आर्म्स डालने पड़ेंगे या फिर इसराइल को अपनी पूरी आर्मी गजा से हटानी पड़ेगी। लेकिन इस चीज़ के लिए दोनों साइड अभी रेडी नहीं है। अब ये जो सीज फायर एग्रीमेंट है आगे चल के क्या शेप लेगा इसका तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आज की डेट में इस सीज फायर की वजह से कम वॉर रुक गया है। लेकिन इस 2 साल के वॉर में इसराइल ने बिना डरे बहुत सारे नेशंस के ऊपर अटैक किया। उन्होंने हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया लेबनान में, उन्होंने हाउतीज के ऊपर अटैक किया यमन में, उन्होंने ईरान पर अटैक किया, सीरिया पर अटैक किया और यहाँ तक कि यूएस के अलाए कतर तक पर अटैक कर दिए। लेकिन फिर भी कभी भी अमेरिका ने इसराइल का साथ नहीं छोड़ा और आज भी 1948 से लेकर आज तक यूएस और इसराइल की जो पार्टनरशिप है वो साल दर साल बढ़ती गई है, स्ट्रांग होती गई। आज इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से यूएस और इसराइल की पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा स्ट्रांग। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं पॉलिटिकल रीजन। देखो, ज्यूज को पता है कि यूएसए एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, यानी कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो इलेक्शन जीत जाए। अब इलेक्शन जीतने के लिए मेनली 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला होता है पैसा, यानी कि पॉलिटिकल फंडिंग, और दूसरा होता है वोट बैंक। अब पहले पॉलिटिकल फंडिंग की बात कर लेते हैं। अगर अमेरिका की टॉप 100 रिचेस्ट अमेरिकन्स के लिस्ट निकालोगे, उसमें से 30% लोग जो हैं वो अमेरिकन जूइश निकलेंगे। मतलब कि जो जूइश कम्युनिटी है वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट है या अमीर है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और इसकी हिस्ट्री ये है कि 1920s में यूरोप में ज्यूज के ऊपर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ होनी स्टार्ट हो गई थी, जो आगे चल के हिटलर का आपको हॉलोकॉस्ट तो याद ही होगा, जब उसने ज्यूज के 60 लोगों को एक साथ मार दिया था। तो ये लोग जो थे, जो ज्यूज थे, ये अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे। कुछ लोग एशिया आए, कुछ लोग यूएस गए। अब आप इंडिया में ही देखते हैं कि एक छोटी सी ज्यूइश कम्युनिटी है, वो भी उसी टाइम की माइग्रेटेड कम्युनिटी है। अब जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट और एफ्लुएंट क्लास थी वो पहुँच गई अमेरिका और उन्होंने अमेरिका में बनाए बहुत बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर। इस वजह से आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अब देखो, वो पॉलिटिकल फंडिंग के थ्रू अमेरिका की पॉलिटिक्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। अमेरिका के अंदर मेनली 2 पार्टीज हैं। एक है डेमोक्रेट्स, जिसके लीडर ओबामा थे, और एक है रिपब्लिकन्स, जिसके आज के लीडर ट्रंप लीड है। अब यही 2 पार्टीज के बीच में प्रेसिडेंटशिप जो है घूमती रहती है। कभी डेमोक्रेट्स आते हैं और कभी रिपब्लिकन्स आते हैं। अब ये जो ज्यूज हैं, इन्होंने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत बड़े अमाउंट में पॉलिटिकल फंडिंग देना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट पावर में आए, चाहे डेमोक्रेट्स आए चाहे रिपब्लिकन्स आए, वो कभी भी कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेते जो कि इसराइल के अगेंस्ट हो। तो ये हुआ पॉलिटिकल फंडिंग के थ्रू अमेरिकन पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना ज्यूज के द्वारा। अब दूसरी चीज है वोट बैंक। देखो, ज्यूज को समझ में आ गया था कि भाई ये पॉलिटिकल फंडिंग जो है ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आज हमारे पास पैसा है, कल पैसा ना हो, या फिर कोई और अमीर आदमी आ जाए और वो इन पार्टीज को फंड कर दे, तब हमारा जो इसराइल है वो थ्रेट में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक सस्टेनेबल सोल्यूशन बनाना चाहिए, मतलब कि हमारा एक वोट बैंक होना चाहिए जिसके ऊपर ये पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा रिलाय करें। अब जो ज्यूज हैं अमेरिका में, उनकी पॉपुलेशन है 0.2%। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतने छोटे से नंबर को तो भाव देने वाली नहीं थी, तो उन्होंने एक दूसरी तरकीब निकाली। उन्होंने देखा कि 25% अमेरिकन जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में स्ट्रिक्टली बिलीव करते हैं। अब जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता है वो बाइबल में बिलीव करता है, और बाइबल में एक चीज़ लिखी हुई है कि जो ज्यूज हैं उनको एक प्रॉमिस लैंड दिया गया। प्रॉमिस लैंड का मतलब है जहाँ पर आज इसराइल और पैलेस्टाइन लोकेटेड है। मतलब कि बाइबल के अकॉर्डिंग ये लैंड ज्यूज को मिलना चाहिए। अब अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसराइल के अगेंस्ट काम करती है तो वो बाइबल के अगेंस्ट काम करेगी, और बाइबल को माना जाता है कि वो गॉड ने लिखी है, मतलब कि जो भी उसके अंदर लिखा गया है वो गॉड ने लिखकर भेजा है, ईश्वर ने लिख के भेजा है। तो यानी कि इसराइल के अगेंस्ट काम करने का मतलब है भगवान के अगेंस्ट काम करना, जो कि इस 25% पॉपुलेशन को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए उस पॉलिटिकल पार्टी का ये 25% वोट जो है हट जाएगा। इसलिए वहां की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इसराइल के अगेंस्ट जाकर इस 25% वोट बैंक को गवा दे। तो इस तरीके से ज्यूज ने एक कॉम्प्लेक्स वेब बुना है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, जिसके थ्रू वो इसराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अब दूसरा रीजन है जियोपॉलिटिक्स।
देखो, जब यूएस में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसको अपनी इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए था बहुत सारा ऑयल एंड गैस, ताकि वो कंटिन्यूसली अपनी इंडस्ट्रीज को ऑयल एंड गैस प्रोवाइड कर सके, जो कि मिलता है इस मिडिल ईस्टर्न के रीजन में। अब उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? उसमें आती हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर वगैरह। अब ये सारी कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट की हैं, इनके पास है बहुत सारा ऑयल एंड गैस, और यूएस को चाहिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑयल एंड गैस, ताकि उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए यूएस चाहता है कि वो इस एरिया पर अपना कंट्रोल बना के रखे, क्योंकि कल को कोई और सुपर पावर अगर इस रीजन पर आ गई और उसने यूएस का ऑयल एंड गैस कट कर दिया, तो यूएस का इंडस्ट्रियलाइजेशन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए यूएस इस एरिया को कंट्रोल करना चाहता है। और दूसरा रीजन भी है, देखो इन देशों के पास क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब कि ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। तो इस वजह से यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज ने आके इन कंट्रीज में ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन किया, और वो प्रॉफिट भी कमाती हैं। अगर कोई और सुपर पावर यहाँ पर आ जाती है, मान लीजिए रशिया आ जाती है, तो वो इन कंट्रीज को बोलेगी कि यूएस की कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, उनको यहाँ से भगाओ, जिसका मतलब है कि यूएस को बहुत सारा लॉस हो जाएगा। इसकी वजह से भी यूएस जो है मिडिल ईस्ट रीजन पर अपना कंट्रोल बना के रखना चाहिए। और थर्ड है चोक पॉइंट्स। देखो, चोक पॉइंट्स वैसे रीजन्स होते हैं कि अगर उन रीजन्स को या उन एरियाज को बंद कर दिया जाए तो पूरा का पूरा ट्रेड चोक हो जाएगा, मतलब कि ट्रेड स्टॉप हो जाएगा। अब ऐसे दो चोक पॉइंट मिडिल ईस्ट में लाई करते हैं, एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा है स्विस कैनाल। अगर ये बंद कर दिया जाए तो ट्रेड को ट्रैवल करना पड़ेगा बहुत लंबा डिस्टेंस, उनको केप ऑफ गुड होप के थ्रू होते हुए अमेरिका पहुंचना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने का मतलब है लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाना, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाना। तो इन तीन रीजन की वजह से यूएस मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है। अब यूएस के पास दो ऑप्शन है भाई, या तो वो डायरेक्टली अपने ट्रूप्स यहाँ पर लगा दे और इस एरिया को कंट्रोल करे, लेकिन ये थोड़ा महंगा सौदा होगा, क्योंकि उसको अपने ट्रूप्स पे खर्चा करना पड़ेगा, इसके साथ साथ उस एरिया पर भी खर्चा करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी है, खुद आने की बजाय आप अपना एक ऐसा एलाई वहां पर खड़ा कर दो जिसके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते, और वो एलाई है यूएस का इजराइल। देखो, इजराइल को यूएस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इजराइल के चारों तरफ जो है अरब कंट्रीज हैं, मतलब मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इजराइल को खत्म करना चाहती हैं। तो यानी कि इजराइल को यूएस की जरूरत है ताकि वो यूएस से आंख ले सके और इन दुश्मनों से जो उसके चारों तरफ है उनसे लड़ सके। और ऐसा हुआ भी है, जब भी इजराइल और अरब के बीच में वॉर हुआ है तब यूएस ने इजराइल को आंख प्रोवाइड किए हैं, जिसकी वजह से वो जीत पाए। तो ये है इजराइल का इंटरेस्ट कि वो यूएस के साथ रहना चाहता है, और अमेरिका को चाहिए एक स्ट्रॉन्ग एलाई। तो उसको मिल गया इजराइल के फॉर्म में एक स्ट्रॉन्ग एलाई जो मिडिल ईस्ट की पल पल की खबरें जो है यूएस तक पहुंचा सकता है, और यूएस इस एरिया को दूर बैठकर भी कंट्रोल कर सकता है। इस वजह से भी, जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी यूएस और इजराइल के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए कुछ भी हो जाए, इन दोनों की फ्रेंडशिप पर एक आज भी नहीं आती। और थर्ड रीजन है आर्म्स लॉबी। देखो, आर्म्स लॉबी जो है यूएस की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक एग्जाम्पल अगर बताऊंगा तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, हर महीने 2 महीने में आपको एक न्यूज़ सुनने को मिलती होगी। वो क्या है कि यूएस के अंदर एक आर्मी क्लब के अंदर गया और उसने चारों तरफ गन चलाई और 10-15 लोगों को मार दिए। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूएस के अंदर जो गन कल्चर है ना, जो गन लॉज हैं, वो बहुत ज़्यादा लिबरल है। इवन वहाँ पर जो गन्स हैं उसको एक फंडामेंटल राइट बना रखा है। वहाँ पर गन खरीदना इतना आसान है कि अगर आप चिप्स लेने जाओ या गन लेने जाओ, वो एक बराबर है। लेकिन वहाँ की जनता और वहाँ के पॉलिटिशियन दोनों को पता है कि आज की डेट में जो भी वायलेंस हो रहा है, जो गन वायलेंस हो रहा है, उसके पीछे ये लिबरल गन्स लॉ है, तो इसको रिफॉर्म करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको रिफॉर्म करेंगे या इंडिया जैसा बना देंगे जहाँ पर आपको हर गन से लेने से पहले अपना रीज़न बताना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, तो यानी कि गन्स की बिक्री कम हो जाएगी। इसलिए ये आर्म लॉबी कभी भी यूएस के पॉलिटिशियंस को गन लॉज में कुछ भी अमेंडमेंट करने नहीं देती। तो इससे पता चलता है कि ये जो आर्म लॉबी है कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है यूएस पॉलिटिक्स में। अब इसका इजराइल से क्या कनेक्शन है? देखो, यूएस ने इजराइल के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसके अंदर वो हर साल अराउंड $4 बिलियन इजराइल को प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन लगा दी है कि इजराइल इस पैसे से जो आर्म्स खरीदेगा उसको वो यूएस से खरीदने पड़ेंगे। तो आप समझे, तो ये गेम क्या है?
ये गेम है कि यूएस जो है टैक्स पेयर्स का पैसा उठाता है, उसको इजराइल को देता है, फिर इजराइल अमेरिका के ही जो आर्म्स डीलर्स हैं, लॉकहीड मार्टिन वगैरह, बोइंग वगैरह, इनसे वो आर्म्स खरीदता है। तो यानी कि इन आर्म्स लॉबी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। इसलिए ये आर्म लॉबी कभी भी नहीं चाहती कि यूएस और इजराइल के रिलेशन कभी भी खराब हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इन्वॉल्व है। और ये आर्म्स लॉबी जो है ये इन पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग भी देती है, जिससे वो इलेक्शन जीतते हैं। तो ये मोटे मोटे 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से इजराइल और यूएस के बीच में इतनी स्ट्रांग फ्रेंडशिप है, और फ्रेंडशिप से ज़्यादा इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। बाकी और भी छोटे छोटे रीजंस हैं जिनको यूएस और इजराइल बोलता रहता है, जैसे कि यूएस कहता है कि मिडिल ईस्ट में बस इजराइल ही है जो डेमोक्रेसी है, इसलिए हम इजराइल के साथ इंगेज करना चाहते हैं। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि यूएस जो है वो सऊदी अरेबिया को भी अपना एलाय बना रखा है, और सऊदी अरेबिया क्या है, मोनार्की है। यूएई को एलाय बना रखा है, यूएई क्या है, मोनार्की है। तो उसको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए है कि भाई मिडिल ईस्ट में क्योंकि इजराइल डेमोक्रेसी है, इसलिए हम उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रखते हैं। इसके साथ साथ वो एक और आर्ग्यूमेंट देते हैं कि इजराइल और यूएस जो है एक दूसरे की जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो शेयर्ड वैल्यूज़ या कोर वैल्यूज़ हैं क्या। तो ये थे वो रीज़न जिनकी वजह से इजराइल और यूएस के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, और किसी भी तरह की कंडीशन आ जाए यूएस कभी इजराइल का साथ नहीं छोड़ता। अब पॉलिटिक्स में कब चीज़ें बदल जाए ये तो हम कह नहीं सकते। अब आज की डेट में ऐसा कहा जा रहा है कि यूएस जो है इजराइल के साथ गुस्सा है। उसका प्राइम रीज़न है इजराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया, और वहाँ पर यूएस का बेस है, और यूएस जो है कतर की सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। इसी वजह से जब बेंजामिन नेतन्याहू यूएस गए तो उनसे फ़ोन करवाया गया कतर को, और ये बोला गया कि उसको सॉरी बोल, और बेंजामिन नेतन्याहू ने सॉरी बोला भी। इसके साथ साथ ये जो सीज फायर हुआ है, क्योंकि जो नेतन्याहू है उनका एक टारगेट था कि जब तक मैं हमास को पूरा ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक मेरा जो वॉर का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होगा। लेकिन ट्रंप ने बीच में आके बेंजामिन नेतन्याहू को आर्म ट्विस्ट किया और उसको ज़बरदस्ती इस सीज फायर के लिए अग्री करवाए। यानी कि ये जो रिलेशंस हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, वो दिखने में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े से फ्रैक्चर्स आने स्टार्ट हो गए। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर ऐसे और जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।